बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी कैंपेन का जो इख्तिताम किया है वो बड़े जलसों से किया है और अच्छे खासे बड़े जलसे हैं और इसके लिए कोई ज़्यादा तैयारी भी उनको नहीं करनी पड़ी। जैसे ही उनको परमिशन मिली और क्योंकि आखिरी रात होती है तो फिर लोग निकल आते हैं कैंपेन की। तो कसूर वाला जलसा हो या बाकी अजला के अंदर जलसे हों, खैबर पख्तूनख्वा में तो वैसे ही बड़े जलसे कर रहे थे, लेकिन पंजाब में जिस तरह के बड़े जलसे हुए हैं इससे जो एक मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ढूंढना चाह रही थी, एक नई तहरीक का कि इमरान खान साहब को बाहर लाने के लिए एक तहरीक चलाई जाए और मैंडेट वापस लेने के लिए एक तहरीक चलाई जाए, तो वो तहरीक चलाने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया इन जलसों की सूरत में। अगर तो इस प्लेटफॉर्म के मिलने के बाद और इन कामयाब जलसों के बाद तहरीक-ए-इंसाफ जीत जाती है इन हलकों में, तो तहरीक-ए-इंसाफ का मोमेंटम मज़ीद बढ़ जाएगा। जबकि मेरी इत्तला के मुताबिक जो पंजाब की गवर्नमेंट है उसने ये फ़ैसला किया है कि जितने मर्ज़ी दो नंबरी फ्रॉड करना पड़े, जितना मर्ज़ी धोखा देना पड़े और जितना मर्ज़ी जुल्म और फस्तायत करनी पड़े, चाहे मुंह पे जितनी मर्ज़ी कालक मलनी पड़े, इस इलेक्शन को हर हाल में तहरीक-ए-इंसाफ से छीनना है। चाहे फॉर्म 45 के तहत छीने, चाहे फॉर्म 47 के तहत छीने। मैंने पिछले वीलॉग में आप सबको बताया था कि अगर आपने इस इलेक्शन को जीतना है और रवायती सियासी जमातों या उस माफिया से जो लोगों को वोट डालने से रोकना चाहता है, लोगों को डिस्करेज करना चाहता है, तो दो तीन चीज़ें करनी है। नंबर एक, लोगों ने निकल कर वोट डालना है, ये आपका राइट है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता। नंबर दो, फार्म 45 के हुसूल तक आपने पोलिंग स्टेशन पर रुकना है और फार्म 45 पे सिर्फ प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत नहीं लेने, बल्कि जो आपके साथ बाकी वहाँ पे मौजूद पोलिंग एजेंट्स हैं मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के, उनके भी दस्तखत लेने हैं और अपने भी करने हैं। इस तरह जो फार्म 45 है वो मुसद्दका फार्म 45 बन जाएगा, सबके उसके ऊपर दस्तखत मौजूद होंगे और फिर कोई उसको चैलेंज नहीं कर पाएगा। लिहाजा ये असल फार्म 45 होगा। जो नकली फार्म 45 होगा उसके ऊपर सिर्फ अकेले प्रिजाइडिंग ऑफिसर के दस्तखत होंगे और बाकी दस्तखत जाली किए गए होंगे। लिहाजा असली दस्तखत वाला फॉर्म 45 हासिल कीजिए। इसकी बुनियाद के ऊपर आप अदालत से अपनी हार को जीत में बदल सकेंगे। टाइम लग जाएगा, लेकिन इस दो नंबरी को अगर काबू करना है तो यही एक रास्ता है। और इसके बाद फॉर्म 47 के हुसूल के लिए तमाम वो लोग जो फॉर्म 45 ले चुके हैं वो आरओ के दफ्तर जाएं और जाकर वहाँ से अपनी जीत का नोटिफिकेशन यानी फॉर्म 47 हासिल करें। यही तरीका है इस इलेक्शन को काबू करने का। दूसरा, मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सारा दिन दिखाए कि क्या ट्रेंड चल रहा है, लोग किसको वोट डाल रहे हैं, ताकि एक प्रेशर डेवलप हो कि जिसको वोट डले उसी का वोट गिना जाए, उसी का वोट बक्से के अंदर से निकल कर बाहर आए। तो ये तो है जनाब तरीका। अब ये जो बड़े बड़े जलसे हो गए हैं ना, इन्होंने बहुत घबराहट डाल दी है, ख़ास तौर पे पंजाब में PMLN के कैंप में। कसूर वाला जो जलसा था वो ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा जलसा था और उस जलसे की इतनी घबराहट हुई कि मलक अहमद ख़ान को खुद मैदान में उतरना पड़ा। क्योंकि देखें, कोई भी वज़ीर, कोई भी स्पीकर, कोई भी डिप्टी स्पीकर ये मैदान में उतरकर इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा नहीं बन सकते किसी भी पार्टी की। लेकिन हमने देखा कि मलक अहमद ख़ान साहब निकले, उन्होंने निकल कर जलसा किया कसूर में और वहाँ पर वादे वईद भी किए। तो मलक अहमद ख़ान ने कानून को तोड़ा है। अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक सवाल उठा रही है, मैं भी उठा लेता हूँ, कि जो शिकंजा कसा जाता है तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर, एक स्टेटमेंट देते हैं तो दहशतगर्दी का पर्चा हो जाता है, एक जलसा करते हैं तो कहते हैं दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी हुई है, 500 बंदों पे पर्चा दे दो, एक छोटी सी बात होती है तो उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमे हो जाते हैं। तो मलक अहमद ख़ान ने रूल तोड़ा है। इलेक्शन कमीशन ने जितनी सख्ती पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ऊपर की है, क्या उससे आधी से आधी से आधी सख्ती करेगी PMLN के ऊपर? क्या मलक अहमद ख़ान से पूछा जाएगा कि जनाब आपने ये क्या किया? आपको तो कानून इसकी इजाज़त नहीं देता, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है, तो क्या उनको सूबाई असम्बली की नशस्त से फारिग किया जाएगा? बड़ा अहम सवाल है। लेकिन इसका जवाब सादा ये है कि गोंगलुओं से मट्टी झाड़ी जाएगी, इसके अलावा कुछ नहीं किया जाएगा। मलिक अहमद ख़ान को मैदान में खुद उतरना पड़ा क्योंकि बकौल शाकिर अवान साहब के मरीम नवाज़ ने उनकी क्लास ली है और मरीम नवाज़ ने यह कहा कि कसूर में इतना बड़ा जलसा कैसे हो गया? इंतज़ामिया आपके पास, सारे वसाइल आपके पास, कंट्रोल आपके पास, तो तहरीक-ए-इंसाफ ने इतना बड़ा जलसा कैसे कर दिया? तो उस गुस्से में आकर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सैकड़ों लोगों के ऊपर कसूर में मुकदमा दर्ज कर दिया गया कि जनाब इन्होंने जलसा किया तो हम मुकदमा कर रहे हैं। और अंदाज़ा आप कीजिए कि एक ही वक्त में थोड़े से वक्त के फ़र्क के साथ करीब करीब 2 जलसे हो रहे थे। एक मुस्लिम लीग नून का हो रहा था जहाँ पे मलक अहमद ख़ान खुद मौजूद, और एक जलसा हो रहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का।
तहरीक इंसाफ का जलसा जो है वो खचाखच भरा हुआ था, बहुत बड़ी तादाद में हज़ारों लोग वहाँ पे मौजूद थे। PMLN के जलसे के अंदर वो गहमा गहमी थी ही नहीं, वाकफ बंदे बुलाए हुए थे। तो अब यहाँ से सबको आइडिया हो गया कि PMLN ये इलेक्शन हारने जा रही है, तो पर्चा दे दिया किस पे? तहरीक इंसाफ वालों पे। भाई सेम टाइम में अगर दफ़ा 144 का निफाज है तो वो तो PMLN पे भी है और PTI पे भी है, और PMLN के जलसे के अंदर जो बंदा बोल रहा है वो तो बोल ही नहीं सकता, वो तो स्पीकर है सूबाई असम्बली का, और वहाँ पे एक और कानून की खिलाफ वर्जी भी हो रही है। जबकि यहाँ जो मौजूद लोग हैं इनके ऊपर पर्चा हो गया, जो वहाँ मौजूद लोग हैं उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये है इस पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ, और यही हम पिछले 2 साल से देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून कुछ भी करे, पीपल्स पार्टी कुछ भी करे, फजलुर रहमान कुछ भी करे, MQM कुछ भी करे, इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को या बलूचिस्तान अवामी पार्टी वगैरह ये कुछ भी करें, इनको इस्तिस्ना है इस मुल्क में। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे ही थोड़ा सा कोई काम करने लगती है उनके ऊपर पर्चे हो जाते हैं, उनकी गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं, उनको गायब कर दिया जाता है, इगवा बराए बयान हो जाता है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहरहाल ये मलिक अहमद ख़ान को डांटने से कुछ हासिल नहीं होगा, या मलिक अहमद ख़ान की क्लास लेने से मरीम नवाज़ को कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि शाकिर रहमान साहब के बकौल क्लास लिया मरीम नवाज़ ने मलिक अहमद ख़ान की, कुछ हासिल नहीं होगा। उसकी एक वजह है, अगर किसी की क्लास लेनी बनती है ना तो वो मियाँ नवाज़ शरीफ है। मरीम नवाज़ को अगर क्लास लेनी है तो मियाँ नवाज़ शरीफ की क्लास लेनी चाहिए। वो इसलिए कि ना मियाँ नवाज़ शरीफ साहब डील करते, ना अपने पाँव पे कुल्हाड़ा मारते, और ना अपनी मकबूलियत की इमारत को ज़मीन बोझ करते। मियाँ साहब ने अपनी मकबूलियत तबाह करके सारी की सारी मकबूलियत इमरान खान साहब की झोली में डाल दी, और इमरान खान साहब का जो बयानिया था वो अपने मौक़िफ़ के ऊपर डट गए। इमरान खान साहब ना डील कर रहे हैं, ना पीछे हट रहे हैं, ना अपने मौक़िफ़ को छोड़ रहे हैं, तो सारी सपोर्ट पब्लिक की उनके साथ चली गई है। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने डील भी कर ली, अपना मौक़िफ़ भी चेंज कर लिया, और इक़्तिदार का गंदा टोकरा अपने सर पर रख के उसको भी कबूल कर लिया। तो ऐसी सूरत हाल में लोग क्यों उनको वोट डालेंगे, या लोग क्यों बाहर निकलेंगे उनके जलसों और जुलूसों के लिए? तो मलिक अहमद ख़ान की क्लास लेने से बेहतर है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की क्लास ले मरीम नवाज़ साहबा, कि मियाँ साहब तुसी बर्बादी फेर देती अपनी पार्टी दी, और पार्टी के पल्ले आपने कख नहीं छोड़ा। अब जो इंतखाबात होने जा रहे हैं इसमें ज़्यादातर जगहों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नशस्त से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनकी टिकट पे घोड़ा उनका इंतखाबी निशान है। देखते ये हैं कि घोड़ा कितना भागता है, क्योंकि फ़ैसला तो ये किया गया है कि हर हाल में घोड़े को हराना है, लेकिन घोड़ा कितनी तेज़ भागता है और इस रेस को जीत पाता है या नहीं जीत पाता, डिपेंड करता है कि लोग कितनी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ते हैं और अपने वोटों की गिनती करवाते हैं। यह है सबसे इम्पॉर्टेंट। इमरान खान साहब ने जो बाजोड़ वाला वाक़या हुआ उसके ऊपर अपना मौक़िफ़ दिया है। इमरान खान साहब का ये कहना है कि पाकिस्तान में रियासती निज़ाम का शरादा बिखर चुका है। गोया जजेस को डराना धमकाना, आम इंतखाबात पर डाका डालना और पुलिस थानों पर धावे बोलना काफ़ी ना था कि वो नामालूम अफराद जो अब ज़्यादा नामालूम भी नहीं रहे NA 8 बाजोड़ में इलेक्शन ऑफिस पर हमलावर हुए हैं, जहां उन्होंने तोड़ फोड़ के साथ इलेक्शन अमले को भी वहशियाना सलूक का निशाना बनाया है, जिसकी तफसीलात रिटर्निंग अफसर ने अपने ख़त में कलमबंद की है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान में रियासती निज़ाम का शरादा पूरी तरह बिखर चुका है और जंगल का शेर जहां कानून की हुक्मरानी को जूते की नोक पर रखते हुए पूरी ढिठाई से एजेंडे एजेंडे की तकमील में मसरूफ़ है। सितम ज़रीफ़ी तो ये है कि आला अदलिया बज़ाहिर किसी साजबाज के नतीजे में इस लाकानूनियत में मुलव्वस है या इसके ख़िलाफ़ इकदाम करने से बेहद खौफज़दा और आजिज़ है। अच्छा, अदलिया के हवाले से जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक ख़त भी लिखा है, जो ख़त कादी फ़ाइज़ ईसा साहब को पहुँचाया गया है, आज ही के दिन में पहुँचाया गया है। उस ख़त का पूरा मतन तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके बारे में जो वन लाइनर दिया वो क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। उसमें जनाब ये कहा गया है कि चीफ़ जस्टिस को ये ख़त मौसूल हो गया उनके दफ्तर को, जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके लिए ज़िम्मेदारी चीफ़ जस्टिस पर आयद होती है। ना चीफ़ जस्टिस ने खुद इंसाफ किया और ना मातहत अदालतों से इंसाफ दिलाया। ये रऊफ़ हसन जो है तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कहा है। देखें, बल्ले का निशान छीनने वाली बात तो पूरी दुनिया कह रही है कि कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने ज़्यादती की है और वो नाइंसाफ़ी है। लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली नहीं, अदालत से ही जाके मामला हल होना था। वो कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने क्या किया वो आपको पता है। जो आरओज़ लगाए गए पहली मरतबा कि जुडिशल ऑफिसर्स को आरओज़ लगाने के बजाय आरओज़ लगा दिया गया किनको, ब्यूरोक्रेट्स को। ब्यूरोक्रेट्स जो है वो आराम से कंट्रोल हो जाते हैं, उंगलियों पे चल जाते हैं, लिहाजा वो आरओज़ ने जो तबाही फेरी वो भी कादी फ़ाइज़ ईसा साहब के खाते डाली जाती है।
हालांकि ऐसा पहले माजी में इलेक्शन में नहीं होता रहा, लेकिन कादी फ़ायद ईसा साहब ने बकौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जो इंडिपेंडेंट लोग तज्जिया करते हैं ये सारा रास्ता बना कर दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि कादी फ़ायद ईसा साहब ने उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, जुल्म किए हैं और उनकी वजह से तहरीक इंसाफ को इंसाफ नहीं मिल रहा। तो अब एक डिटेल्ड पूरा ख़त है, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा। एक दो और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आपके सामने रखनी है, लेकिन जो 6 जजेस वाला मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। देखिए, एक तो कहा गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस को कि आप अपनी तजावीज़ दीजिए कि इस मामले से कैसे निपटना है। वो जजेस पहले खुद पूछ रहे हैं कि जनाब बताएं हमें क्या करना है हमें, और अब उन्हीं जजेस से तजावीज़ मांग ली गई है। बहरहाल देखते हैं वह क्या होता है, क्योंकि ये फुल कोर्ट की तरफ मामला जाएगा। दूसरी जानिब इसी मामले पे अदलिया की आज़ादी को महफूज बनाने के हवाले से गौर करने के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मलक शहजाद अहमद खान ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर दिया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने 22 अप्रैल को दोपहर 1:30 बजे तमाम जजेस का इजलास तलब किया है। अभी देखिए, खैबर पख्तूनख्वा में और सिंध में ये नहीं हुआ, लेकिन पंजाब में और इस्लामाबाद में ये हुआ, और बलूचिस्तान में भी अभी तक नहीं हुआ। देखना यह है कि बाकी जजेस इसके ऊपर क्या मौक़िफ़ लेते हैं। अभी हाल ही में कादी फ़ायद ईसा साहब की एक मुलाकात भी हुई है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, जिनका मैंने अभी नाम लिया। उसके बाद ये डेवलपमेंट सामने आ रही है, इसके ऊपर डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन फुल कोर्ट इजलास का एजेंडा जारी कर दिया गया है जो होगा लाहौर हाई कोर्ट में। उसमें कहा गया है कि इसमें गौर किया जाएगा कि अदलिया की आज़ादी को कैसे महफूज बनाया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी को कमज़ोर करने वाले अनासर से कैसे निपटा जाए। इजलास में इसका लाया अमल मुरत्तब किया जाएगा। अच्छा जी, ये इन्होंने ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, एक और काम जो इस वक्त की वफाकी हुकूमत ने किया, उन्होंने ये किया कि वैसे भी पिछले 2 साल से एक्सटेंशन ही दे रहे हैं सारों को। जो IB के चीफ हैं उनको भी एक्सटेंशन दी हुई है, एयरफोर्स में भी एक्सटेंशन हो गई पहली दफ़ा, शायद मेरे ख्याल में पहली दफ़ा ही हुई है। और हर महकमे के अंदर हम देखते हैं जहाँ जहाँ पे इनको मौका मिल रहा है एक्सटेंशन देते चले जा रहे हैं। PDM ने बहुत टिका के एक्सटेंशन दी हैं। अब इन्होंने एक नया कानून बना दिया है और उसके मुताबिक जो 65 साल की उम्र में ऑफिसर को रिटायर होना पड़ता था, अब वो 65 साल की उम्र की हद ख़त्म कर दी गई है। यानी उसके बाद भी अगर कोई काम करना चाहे तो वो काम कर सकते हैं, हुकूमत उनसे काम लेती रहेगी। देखिए, जो 65 साल की उम्र पे पहुंच गए हैं ना, और हुकूमत इनसे और काम लेना चाहती है। अब एक बात सोचिए, अगर ये इतने अच्छे लोग होते तो ये 40-40 साल से इन नौकरियों के ऊपर काम कर रहे हैं, जिनके बारे में हुकूमत को लगता है कि इनको 40 साल काम करने के बावजूद मज़ीद काम करवाना चाहिए 65 साल की उम्र के बाद। अगर तो ये इतने अच्छे, तगड़े, ईमानदार, पाकिस्तान को बेहतरीन चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर होते या ऑफिसर्स होते तो पाकिस्तान आज कहाँ होता। अगर पाकिस्तान आज बुरी सूरत हाल में है तो इसका मतलब ये है कि ये 65 साल की उम्र में पहुंचने वाले लोग जो अब बुजुर्ग हो चुके हैं, बाबे बन चुके हैं, इन्होंने पिछले 40 साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया। लिहाजा इनको तो हाथ जोड़ के इनके घर भेजना चाहिए कि सर आप अपने घर जाएं, हम नए लोगों को मौका दें, नए लोग इस मुल्क को चलाएं, नए जज्बे के साथ आएँ, नई एनर्जी के साथ आएँ और पाकिस्तान को ठीक करें। होना तो एक्चुअली ये चाहिए, लेकिन उन्हीं बाबों के लिए दोबारा रास्ता निकाला जा रहा है और 65 वाली शर्त जो है उसको ख़त्म किया मौजूदा वफाकी हुकूमत ने। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों को लगातार गिरफ्तार करने का सिलसिला भी जारी है और ये बात आप याद रखिएगा कि 128 लोगों की गिरफ्तारी की लिस्ट बनाई गई थी गुज़िश्ता रात मेरी इतला के मुताबिक, और उनमें से बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे गए हैं। कोशिश की गई है क्योंकि पंजाब हुकूमत ने यह फैसला किया है कि बाई हुक और बाई क्रुक कुछ भी हो जाए इन ज़िमनी इंतखाबात को जीतना है। देखिए, उसके कुछ रीजंस हैं। ये 4 सीटें क्यों इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए। ये चाहते हैं कि ये सारी सीटें इनको मिल जाएं, मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इनको मिल जाएं और कुछ और सीटें मार धार करके ये ले लें। 124 का नंबर पूरा करके ये कादी फ़ायद ईसा साहब की एक्सटेंशन वाले मामले की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर उन चीज़ों को रोकना है तो पाकिस्तान की पब्लिक के पास एक मरतबा फिर मौका है। सुबह निकल कर वोट दें, वोट की हिफाजत करें, रिजल्ट लें और माफिया को शिकस्त दें। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।